एक छोटा डिसीजन लेने से ही आपको बड़े डिसीजन लेने की पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो बस लेना तो शुरू करो। एक छोटा सा डिसीजन लीजिए और फिर आप अपने आप समझेंगे कि ये ठीक हो गया तो आगे भी सब ठीक ही होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो वीडियो देखने वाले हो उसको ध्यान से देखिएगा, उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ट्रांसफॉर्म इस तरह होगी क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स, बहुत ही बेहतरीन वाई, हाउ, व्हेन, कैसे इसको अपनी लाइफ में रियल टाइम पे इम्प्लीमेंट करके आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज गेस्ट हमारे साथ हैं वो साइकोलॉजिस्ट है, जैसे हमने एक सीरीज चला रखी है। मैम है शोभा जैन मैम। तो मैम, आप साइकोलॉजी फील्ड में, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन दिस शो। तो आज फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारी एक कॉल पे आ गए। थैंक यू सो मच मैम। तो प्लेजर। जैसे मैंने बताया कि हमारा मुहिम है कि वी वांट टू अवेयर साइकोलॉजी पीपल, वी वांट टू अवेयर द माइंडफुल पीपल। राहुल, माइंडसेट की बातें करी जाएगी, ठीक है। तो बड़े थके हुए हालत में नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ह्यूमर निकाल के, बातें निकाल के और इंटरेस्टिंग तरीके से बना के, एब्सोल्युटली, जिससे जो व्यूअर सुन रहे हैं उसकी माइंड में असर हो। बिल्कुल, हाउ दे कैन ट्रांसफॉर्म द लाइफ फ्रॉम देयर माइंडसेट। बिल्कुल। सो आई बिलीव यू आर ऑन द सेम पेज मैम। आपको तो काम यही है। यस यस, एब्सोल्युटली ऑन द सेम पेज। एंड हम कोशिश करेंगे कि दिल से दिल की बात कर लें। वाह। आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग के बारे में, नई तरीके से, नई जानकारी में। तो शुभा मैम प्लीज बताइए कि कैसे ओवरथिंकिंग, मतलब ज़्यादा सोच लेना। मैं अपनी कहानी बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि एक टाइम पे जब मैं स्कूल में था तो हम बिजी थे बहुत, उसमें एंग्रॉस थे, एग्जाम, ये वो, काम करना, होमवर्क की टेंशन, ये था जी। तो एक बिजी लाइफ पे जैसे ही मैं 12th में क्रॉस की, उसके बाद क्या हुआ, कुछ खाली पीरियड आया मेरे पास, राइट, जिसमें वी आर, सबके पास आता है, जो सोचते हैं कि अब हम करियर कौन चूज करें, क्या करेंगे, क्या काम करें, क्या फील्ड में एडमिशन ले। तो उस वक्त पे क्या हुआ कि मेरा खाली समय ज़्यादा, तो मैं ओवर थिंक ऑटोमेटिक होने लगी। देन आई सी कि कोई जो कुछ भी बोल रहा है, मेरे परिवार वाले, मेरे आसपास वाले, जो बातें मुझे पहले चुभती नहीं थी, वो छोटी सी बात मुझे चुभ रही थी, हल्की हल्की बात मुझे लग रही थी। देन आई सो 6-7 महीने में उस ओवर थिंकिंग में रहा। देन आई सो कि यार ये मैं घर पे रह के मेरा क्या हाल हो गया और दिमाग क्या खेल रहा है। right. जब मैं उससे बाहर आया, मैं देखा कि दिमाग ऐसी चीज है जो इंटेंजिबल है। बिल्कुल। तो इसमें कोई मीटर तो है नहीं, ना कोई स्केल है जी, या कुछ मेडिसिन डालो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं तो 6 महीने बाहर किसी तरीके से बाहर आ गया जी, कोई चीजें करके जो प्रैक्टिस में करता था। बट बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं फ्रॉम 6 years, 50 years, 10 years। तो मेरा हाल बड़ा बुरा हुआ था 6 महीने में। हाँ जी, मुझे बड़ी परेशानी थी। तो उनका क्या होता होगा? 90% लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आजकल। एंड एवरीबडी इज वेलकम टू द क्लब। वी आर द बिजनेस ऑफ ओवर थिंकिंग। यस, एवरीबडी इज डूइंग दैट। आई थिंक ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स बनता जा रहा है ब्रेन का, जो कि नहीं था। हमने इस तरह अपने ब्रेन को रीवायर कर दिया कि अब हम ओवर थिंकिंग पर चले गए, जो कि हमारे लिए सिर्फ इतना था कि कभी कोई थ्रेट हो या अभी कोई डेंजर हो तो उसको सेंस करके हमें आगे का सोच लेना था कि ओके ये चीज़ किस तरह से होगी सो दैट आई कैन सेव माई सेल्फ। पर वो छोड़कर अब हमने हर टॉपिक, हर चीज़ को ऐसे पैटर्न्स फॉर्म कर लिए कि हम हर पर अब ओवर थिंक करते हैं। सो दैट अल्टीमेट रीजन हमारा जो वो था मोटो कि हमें सेफ रहना है, वो तो मिस हो गया है। और हम अपनी ओवर थिंकिंग के लूप में बैठे होते हैं और मेंटल ट्रेडमिल पे चल रहे होते हैं जो कि कहीं नहीं पहुंचता। मेंटल ट्रेडमिल पे चल रहे होते हैं जो कहीं नहीं पहुंचता। या वहीं पर हम खड़े हैं, वहीं पर रुके हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और हमारा दिमाग बहुत काम कर चुका है, ऑलरेडी थक चुका है। फिर तो हम ये कैसे काम करता होगा? मैं तो देख रहा हूँ रील्स लोग देखे जा रहे हैं, काम पे काम करे जा रहे हैं, डांस पे डांस देखे जा रहे हैं। तो जो ओवर थिंकिंग माइंड है, जब ये सब कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो उसकी हालत क्या होती होगी? वो एक बर्नट आउट वाली फीलिंग देन दे से कि हमें बर्नट आउट हो रहा है। नए टर्म्स फिर वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं हो रहा है। कलेश एक ही है। हाँ, चीज़ वही है कि ओवरथिंक हो रहा है क्योंकि हम उस चीज़ को सोच ज़्यादा रहे, डिसाइसिव नहीं हो पा रहे और फिर हम एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे। तो वो ओवरथिंकर्स आर ओनली प्रॉब्लम फोकस्ड, दे आर नॉट सोल्यूशन फोकस्ड। ओके, वो अल्टीमेटली ये रह जाता है। सो ओवरथिंकिंग, अगर मैं डायलॉग को निकालें हम, ओवरथिंकिंग आर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बस मुझे क्या इसमें से एक्सट्रैक्ट करना डायलॉग्स। जी 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 जी। ओवरथिंकिंग आर
प्रॉब्लम फोकस्ड। या ओवर थिंकर्स आर प्रॉब्लम फोकस्ड, नॉट सोल्यूशन फोकस्ड। ओके। कि वो प्रॉब्लम को फोकस करके उसी पर सोचते रहते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो और ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे भी खराब हो सकता है। तो अल्टीमेट द वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं वो, है ना। और उसको ही हम यदि सोल्यूशन सोचने बैठ जाए तो हम एक्शन करेंगे, फिर हम कुछ करेंगे, एक्ट करेंगे, और चीज़ों का हमें पता लग जाएगा कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो मैम मीन्स मतलब जो ओवरथिंकिंग करते हैं वो फिर एक्शन भी नहीं करते। वो एक्शन करते हैं पर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, उसमें उनका अपॉर्चुनिटी भी कई बार मिस हो जाता है, डिसीजन मेकिंग डिले हो जाता है। कोई एग्जांपल आपके पास हो ऐसा कोई जिसने लोगों ने बहुत लॉन्ग टर्म टाइम लिया और अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, ऐसा कोई एग्जांपल है? जी, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि सपोज कीजिए कि हम किसी अपने लिए करियर ही चूज कर रहे हैं, तो उसी को सोचते रहते हैं कि इस वाले करियर में इतने स्टेप्स होंगे, माइट बी आई एम नॉट फिट इनटू दिस, फिर नेक्स्ट, ऐसे कई सारी चीज़ों में जाकर हम अपना वक्त खराब करते हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें एग्जैक्टली करना क्या था। फिर हम एप्टीट्यूड चेक करने चलते हैं कि हमारा एप्टीट्यूड किस में था, पैशन क्या था। सो दीज आर ऑल बिग वर्ड्स जिसको फॉलो करते 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 अल्टीमेटली वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, और मतलब ये आता है कि हमें सेल्फ डाउट शुरू हो जाते हैं कि आई एम नॉट केपेबल इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं फेलियर हूँ, मैं इस तरह के फिर हमारे पैटर्न्स क्रिएट होने लगते हैं। सो जस्ट एक सिंपल सी ओवर थिंकिंग हमें पहुंचा देती है कि हमारे ऐसे बिलीफ सिस्टम तैयार होने लगते हैं कि जो हमारी ग्रोथ में, हमारी प्रोग्रेस में हैम्पर करते हैं। जस्ट ओवरथिंकिंग। जस्ट ओवर। तो मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ों पे ये हैम्पर करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हम हर चीज़ में देखेंगे। यू आर इन द रिलेशनशिप, यस, उस रिलेशनशिप काउंसलिंग आप ज़्यादा करते हैं। जी। तो अगर रिलेशनशिप की बात करें जी, जो हम पिछले पॉडकास्ट में भी हमने की थी बात, जी, हमारे पॉडकास्ट में नए एंगल डिफरेंट तरीके से बात जी, करेंगे, जी। क्योंकि हर तरीके के डिफरेंट एंगल्स हैं। एब्सोल्युटली, और हर सबका पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो Exactly. सकता है, राइट। तो रिलेशनशिप में भी तो फिर वो प्रॉब्लम ढूंढते होंगे, जी, तो उनकी हमेशा लड़ाई होती होंगी, जी, परेशान रहते होंगे। जी। कोई हम एग्जांपल, कोई रियल एग्जांपल आपके पास हो ऐसा? हाँ जी, जैसे सिंपल से एक एग्जांपल है कि वाइफ घर में है, हम्म उन्होंने हस्बैंड को फोन मैसेज किया, हस्बैंड किसी वजह से नहीं उठा पाए, वो मैसेज नहीं चेक कर पाए, माइट बी बिजी और ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी। शी स्टार्टेड थिंकिंग मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मेरे कॉल नहीं ले रहे हैं, माइट भी किसी के साथ हैं, क्या कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। तो ये पैटर्न उनका कंटिन्यूस है टिल ही कम्स होम। जैसे ही वो घर आते हैं तो नेचुरली उनका अब तक पूरा मूड ऑफ हो चुका है, शी इज वेरी एंग्री, तो वो दरवाजा खोलते ही ऐसे अनवेलकमिंग एटीट्यूड से मिलेंगी कि वो रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस वहां पर आ ही जाएगा कि हस्बैंड सोचेगा मैं इतनी मुश्किल से ट्रैफिक करके और सारा फेस करके घर आया हूँ, एंड हाउ इज शी बिहेविंग नाउ, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज माय मिस्टेक। तो ये ओवर थिंकिंग की वजह से, सिंपली एक मैसेज ना देखने की वजह से हमने उसको इतना बड़ा पैटर्न क्रिएट किया। मतलब चीटी भर बात थी, उसको हमने बड़ा खाती बना दिया। पैटर्न क्रिएट हो गया और फिर पैटर्न से ये बिलीफ बन गया कि ही डजंट केयर फॉर मी, तो चीजें फिर खराब हो गई। तो ये हमारा स्पष्ट हो गया कि ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में एक्शन भी बर्बाद करता है, ओवर थिंकिंग आपकी रिलेशनशिप भी बर्बाद करता है, ओवर थिंकिंग आपकी अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देता है। 60% ब्रेकअप्स का एक ये रीजन ओवर थिंकिंग भी है कि हम अपने, ध्यान से देखिए जो दोस्त सुन रहा है, 60% ब्रेकअप का रीजन ओवर थिंकिंग है। मैंने देखे हैं बहुत, मेरा ब्रेकअप के वाले क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, तो जब भी वो मेरे पास आते हैं, उनके पास हमेशा अपने कुछ एक सेट बिलीफ तैयार हुए होते हैं, पैटर्न्स तैयार हुए होते हैं कि ही वॉज डूइंग दिस क्योंकि ऐसे हुआ, शी इज डूइंग दैट बिकॉज ऐसे 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 हुआ है। सो फिर वी नीड टू ब्रेक दोस पैटर्न। जब हम उनके वो पैटर्न तोड़ते हैं तब उन्हें पता लगता है कि अच्छा यहाँ पर हम काम कर सकते हैं और सोल्यूशन ला सकते हैं। लेट्स ब्रेक द पैटर्न मैम, आज पैटर्न ब्रेक करते हैं ओवरथिंकिंग का। एब्सोल्युटली। सो वी अंडरस्टैंड हाउ ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ में बर्बादी ला सकती है, आपकी लाइफ को खराब कर सकती है। नाउ ओवरथिंकिंग की कैसे हम ठीक करें मैम उसको? पहले हमें ये समझना है कि ओवरथिंकिंग है क्या। हाँ, वो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, ओशो ने यूज किया था अपनी किसी बुक में, मैंने उसको वहां से पिक किया। सो ओवर थिंकिंग में उन्होंने एक एग्जाम्पल यूज किया था कि एक बुजुर्ग इंसान और एक यंग बच्चा किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। सो बच्चे के पास घड़ी नहीं थी और बुजुर्ग इंसान के हाथ में घड़ी थी। तो देन वो बच्चे ने सोचा कि मैं इनसे टाइम पूछ लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा जहाँ मैं जा रहा हूँ कितनी देर में पहुँचना है।
तो ही आस्क्ड कि क्या टाइम हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम, तो वो उसको देखते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। अगेन ही आस्क्ड, थोड़ी देर के बाद वो फिर उसको देखते हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं। तो बच्चे को थोड़ी इरिटेशन होती है, वो पूछता है आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कहते हैं मैं आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि अभी आपने मुझसे टाइम पूछा है, फिर थोड़ी देर बाद आप मेरे से थोड़ी जान पहचान निकाल लेंगे, उसके बाद हो सकता है आप मेरे ही किसी एरिया के हों, तो हम आपस में एक दूसरे को वैसे जानने लगेंगे और मैं आपको डिनर पे बुला लूँगा और फिर डिनर पे बुलाऊँगा तो मेरी एक बेटी है जो आपकी एज की है, तो हो सकता है आप उससे दोस्ती कर लें और आप उससे दोस्ती कर लेंगे तो माइट भी आप लोग शादी की प्लानिंग करें। पर मैं ऐसे लड़के को अपनी बेटी नहीं दूंगा जिसके हाथ में घड़ी भी नहीं है। अरे तेरी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। सी तो दिस इज ओवर थिंकिंग, यानी बात कुछ भी नहीं है और कुछ स्टार्ट नहीं है, बट वी हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट, कहते हैं ना ताज का महल पूरा तैयार है हमारा। सो ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग की एक वो था जो कि बहुत नीडेड था, पॉजिटिव था, विजिलेंस था, और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है ऑटोमेटिक थॉट्स में, नेगेटिव पैटर्न्स में, और अल्टीमेटली वी आर इन स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है, ओवर थिंकिंग हम हरी चीज़ें जो क्या करती हैं कैसे नहीं करती है और हम किस तरह पैटर्न में चले जाते हैं। आपने मुझे वाइब शुरुआत में बता दिया था कि ओवर थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ जो हम कहते हैं लिम्बिक ब्रेन, जो हमारा यस एमिगडाला, जो ओवर थिंकिंग फ्यूचर को सेव करने के लिए हमारी क्रिएट हुई थी। वी कैन से कि ये ओवर थिंकिंग नहीं था, ये हमारा ब्रेन का सेफ्टी मेजर था, डिफेंस सिस्टम था कि कोई थ्रेट है, कोई डेंजर है, उसको सेंस करके हमारा ब्रेन में एमिगडाला एक पार्ट होता है, तो वो हमारे अंदर फ्रीज फाइट रिस्पॉन्स को एक्टिव करता है, फिर हम अपने आप को सिक्योरिटी पे जाते हैं और सेव कर लेते हैं। तो इसकी वजह से हमारे फ्यूचर वो उसमें सेफ्टी आ जाती थी कि चलो हमने अपने आप को सेव कर लिया। बनाया इसलिए था, हथियार हमने रखा था इसलिए रखा था, और चल रहा हुआ कहीं कहीं भी रहा है वो। अब वो उसको इस कदर हमने चेंज कर दिया है, उसको हर जगह यूज कर करके अब वो जो अमिगडाला हाईजैक ज्यादा हो रहा है, बिकॉज हम हर वक्त पास्ट ट्रॉमा को रिपीट करते रहते, मन में चलाते हैं, कोई भी पैटर्न पास्ट का लेके उसको प्रेजेंट से जोड़ते हैं, तो उस सब के चलते हुए हम उसको अब यूज जो उसका यूज था वो हमने खत्म कर दिया। जब अमिगडाला हाईजैक होता है तो वो एक पैटर्न क्रिएट करता है और उससे हमारा जो रैशनल ब्रेन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो वो रैशनली काम करता था, फिर वो भी हाईजैक हो जाता है, उस पर एमिगडाला अपना एम्पावर कर लेता है और फिर एक कार्टिसोल हार्मोन रिलीज हो जाता है। थोड़ा सा इजी करेंगे, मेरे थोड़ी बातें ऊपर निकल गई, वो लग रहा है ऑडियंस की भी थोड़ी निकल गई होगी। जी एक्चुअली ये समझना इसलिए जरूरी है कि बट वी वांट टू लर्न, ब्रेन का सिस्टम समझ आएगा तो हम उस पैटर्न को ब्रेक कर पाएंगे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि पुराना है, जी रैशनल माइंड होता है हमारा, रैशनल माइंड होगा, एक जो हमारा जो न्यू कॉर्टेक्स होता है वो नया वाला है ना। हाँ तो प्लीज बताइए। सो एमिगडाला अपना काम अच्छे से करते थे पुराने टाइम में, वो इसलिए हमारा ब्रेन इसलिए डेवलप किया उस सिस्टम को, सो दैट हम अपनी आप को सिक्योर कर सके, है ना। पर स्लोली हमने ओवरथिंक करके उसको एंशियस उसमें चेंज कर दिया। प्री फ्रंटल को हमने एमिगडाला को हाईजैक हो गया वो, एंड देन अब वो कोई भी सिचुएशन आता है तो उसको पास्ट से रिलेट करके और पास्ट वाली किसी ट्रॉमा से रिलेट कर देगा या फ्यूचर की कोई वरी से रिलेट कर देगा, और वो अपना जो फाइट रिस्पॉन्स जो उसको करना होता था वो सब उसको सेकेंडरी करके ओवर थिंकिंग के पैटर्न पे ले जाता है। और जब एमिगडाला हाईजैक होता है तो वो दूसरा जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको भी हाईजैक करा देता है। अच्छा, जो कि हमारा एक रैशनल माइंड है, तो रैशनैलिटी खत्म, एमिगडाला ओवर पावर कर गए, लॉजिक खत्म कर दिया, लॉजिक खत्म हो गया, एंड कार्टिसोल नाम का एक हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज हो गया। तो जैसे ही कार्टिसोल रिलीज होगा वो ओवर थिंकिंग का पैटर्न एक क्रिएट कर देगा। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, सबको पता है आजकल, है ना, बहुत ज्ञान है मैम, सोशल मीडिया पर सब बहुत ज्ञान है, हार्मोन का सबको पता है, मगर ठीक कैसे करना है उसको नहीं पता है, अब इसके लिए आप देखें। सो देन वो कार्टिसोल ओवर थिंकिंग के पैटर्न को इतना स्ट्रांग करता है कि वो ऑटोमेटिक थॉट में कन्वर्ट हो जाता है। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट, जिससे आजकल हम NAT करके सब जगह नए वर्ड आ रहे हैं, नए वर्ड्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। तो उसको हम कहते हैं हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमसे होता ही नहीं है। जब पेशेंट्स में जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं
वो कहते हैं हमसे नहीं होता, ओवर थिंकिंग कंट्रोल कैसे की जाए। सो बिकॉज हमने कार्टिसोल ऑलरेडी इतना रिलीज़ कर दिया, अपने हार्मोन इतना रिलीज़ कर दिया कि हमारा ये वाला ऑटोमेटिक थॉट अपने आप चल पड़ा है। तो उसको समझने के लिए अवेयर होना ज़रूरी होगा कि हमें इसको, इस चेन को इस तरह से ब्रेक करना लेट्स समराइज देम। पहले होता क्यों है, क्योंकि आपने जैसे बताया, क्योंकि ये पहले सिस्टम बनाया हुआ था जी। प्री, हमारे जो pre डिफेंस सिस्टम बनाया, जी, मैं इसको समराइज करता हूँ, एलिमेंट मुझे बताना सही गलत है। जी डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ था पीछे जब हम हमारे एंसेस्टर्स जब Start हंटर्स हुआ थे, था। गैदर्स थे, हंटर गैदर के एज में तो हमारा उसमें अगर कोई हमें डिफेंस करना हो, लड़ना हो, भागना हो, कूदना हो या रुकना हो, तो ये डिफेंस सिस्टम बनाया गया था, फ्रीज फाइट और फ्लाइट फ्लाइट बनाया रिस्पांस था, के लिए। जिसमें एड्रेनलिन निकलता है इसके जी अंदर। जी जी पर आज के टाइम पे हमें ऐसी सिचुएशन मिल रही है तो वो बार बार रिलीज होता है, जी तो हमें लगता है कि ये सिचुएशन वैसी सेम टू सेम है, सेम है। और वो हमारे रैशनल माइंड दैट इज कॉल्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपने जी बताया, जी जी उसको डैमेज कर देता है, Damage. जिसमें एमिगडाला पता है उसको हाईजैक कर ले, जी जिससे हमारा लॉजिक ब्रेन बंद हो जाता है जी और इमोशनल जो हाईजैक हो जाता है वो ज्यादा चलता रहता है, ज़्यादा चलता और वो इतना लूप में चलता है दैट हम कहते हैं ना डोमिनो इफेक्ट। हाँ, एक डोमिनो गिरा, एक पत्ती गिरी, फिर बड़ा गिरा, फिर बड़ा गिरा, बड़ा गिरा, सब कुछ गिरता चला। तो फिर उसके बाद कॉर्टिसोल निकलता है, कार्टिसोल और इतना निकलता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। बिल्कुल, दैट्स ऑल पैटर्न। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब इस जब मैं भी आपके पास आया, मैम मुझे बताइए, और ओवर थिंकिंग कैसे ठीक करते हैं? हाँ जी। अब ये इतना जानने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि हमारा एक पैटर्न फॉर्म हो चुका है। अब हम हर चीज़ में उसी तरह से रिएक्ट करेंगे, उसी तरह हम ओवर थिंक करेंगे, है ना। तो इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं सुपर विजिलेंसी, हाइपर विजिलेंसी। हाइपर विजिलेंसी, ऑलवेज विजिलेंट रहना है, ऑलवेज हाइपरली विजिलेंट रहना है। तो ये सब कहाँ से आया, ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया, यहाँ पर मैं बात करूँगी कुछ पास्ट हमारी अपब्रिंगिंग और ट्रॉमास के बारे में। तो यूजुअली क्या होता है ना, हमारी जो पेरेंटल अपब्रिंगिंग होती है, हम बच्चे होते हैं नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, बच्चे तो जैसे वो होते हैं, वो कहीं भी कुछ भी रिएक्ट कर दिया, कहीं शैतानी कर दी, कहीं कुछ भी बोल दिया, तो पेरेंट्स कीप ऑन सेइंग देम कि ये नहीं करो, डोंट डू दिस, ये ऐसे नहीं करते, इसको इस तरह किया जाता है। सो बच्चे आफ्टर अ पर्टिकुलर एज वो सोचने लगते हैं, कोशिश करते हैं, पेरेंट्स ने मना किया, अब हमको सोच के करना है। सो व्हाट दे आर, वो उनको मस्ती करनी होती है, पर वो मस्ती छोड़ के नहीं, यहाँ पर मस्ती नहीं करनी है। इस तरह एक थिंकिंग पैटर्न वहाँ से उनका चालू हुआ। तो इससे उनका एक पैटर्न फॉर्म हो गया कि अब हर चीज़ सोच के करनी है। और जहाँ पर थिंकिंग वर्ड आया, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अच्छा, तो वहीं से उसी एज से हम उस पैटर्न में चले गए। ओके, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, और फिर वो एक पैटर्न, स्ट्रेस, एंजाइटी, जी मैं डिप्रेशन में आ वो गया एक पैटर्न आपका बन गया। अब आप हर चीज में शैल आई डू दिस, करना चाहिए मुझे, नहीं करना चाहिए, यदि मैंने किया तो पीपल विल जज मी, कोई मुझे जज कर लेगा, या फिर मैं इससे यहाँ से मुझे हटा दिया जाएगा, फियर ऑफ अबैंडनमेंट आ जाएगा, फियर ऑफ ये आ जाएगा कि जजमेंट हो रहा है, फियर ऑफ फेलियर आ जाएगा कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, है ना। तो हर सिचुएशन को व्हाट इफ करके बच्चा, ये किया तो क्या होगा, ये किया तो अगर क्या मैंने इसको होगा? यहाँ से रख दिया तो मैम मुझे बोलेंगे ऐसे दो क्यों लगाऊंगी किया? तेरे। हाँ। तो फ्रॉम देयर वी पिक्ड दिस एंड तो दिस इज रियली कंडीशनिंग होगी अनफॉर्चुनेट। हाँ, कंडीशनिंग हो गई और ये अनफॉर्चुनेट है। अब कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि इस तरह तो बच्चों को हर गलत और सही काम के लिए हम नहीं टोकेंगे तो कैसे होगा, देन तो वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये गलत है, ये सही है। वहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि आप बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस से स्टोरी फॉर्म में बताएं कि आप इस तरह की चीज़ करते हैं, हमने भी की थी, हमारे साथ ऐसे हुआ था। जैसे कि मैं मुझे एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई बच्चा पब्लिक में जाकर कुछ गलत बोल दिया, मदर बड़ी वो हो गई है ना कि उनके सामने बच्चे ने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। देन शी केम होम, उसने बच्चे को डांटा बहुत बुरी तरह। अब बच्चे का कॉन्फिडेंस अगली बार के लिए बिल्कुल लो हो गया। बाई चांस मैं बोलूँगा तो मुझे दोबारा डांट पड़ेगी। हाँ, कि मैं अब कुछ अच्छा भी बोलूँगा तो शायद मम्मा अब डांटेंगी, क्योंकि मेरे को बोला गया है कि पब्लिकली मुझे ऐसी कोई बात करनी नहीं। सही गलत वो भूल चुका है, अब उसको सिर्फ ये याद है कि मुझे पब्लिकली बात नहीं करनी, और उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया। राइट मैम, एक इसमें क्वेश्चन मुझे जी, कॉन्फिडेंस लूज हो गया जी, क्या ये भी एक वजह है कि लोग इंट्रोवर्ट इसी से हो जाते हैं इस वजह से?
नहीं, इस वजह से इंट्रोवर्ट नहीं होते, सेल्फ डाउट्स बढ़ जाते हैं। इंट्रोवर्ट तो एक अपना पर्सनालिटी है, ट्रेट मतलब वो। कुछ इस जो कहते हैं इसी हेल्प करता होगा ये, शायद ये कंडीशनिंग हाँ, इंट्रोवर्ट्स को और ज्यादा हाँ, घेरे में डाल दिया होगा। माइट भी वो चांसेस हैं। हम्म, पर ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, इधर वो सेल्फ डाउट्स में आ जाएगा ओके। धीरे धीरे। तो यहाँ पर मदर उसको हेल्प कर सकती है। यदि उसने कुछ ऐसी हरकत की है जो पब्लिकली नहीं करनी चाहिए, तो उसको घर पे लाकर ढंग से प्यार से बैठकर किसी स्टोरी फॉर्म में स्टोरी क्रिएट करें, सेल्फ एक्सपीरियंस की स्टोरी है जैसे भी करके, और उससे समझाया जाए एग्जाम्पल देकर कि ऐसे किसी और ने भी किया था फिर ऐसे हुआ, देन नाउ यू नीड टू डिसाइड। आपको डिसाइड करना है कि आपने सही किया या गलत किया। अच्छा, आपको हमने उनको दे दी कि आप खुद जज करो आप। हाँ, अब वो बच्चा अपने आप बोलेगा कि ठीक है नेक्स्ट टाइम ये वाली चीज नहीं करूंगा। नाउ ही इज क्लियर कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है से ये नहीं करना है, इज अ डिसाइसिव स्टेप। डिसाइसिव स्टेप, उसको हमने एक डिसीजन पावर दे दी, डिसीजन मेकिंग का पावर ले लिया। हाँ। और यदि हम ओवर थिंकिंग के उस पैटर्न में उसको डाल देंगे तो वो डिसीजन मेकिंग का पावर उसका बहुत स्लो हो जाएगा। ओके। अब तो मैम ये तो हमने बताया हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है। ये स्टार्ट कई बार चाइल्डहुड से होती है। इसको यदि हम कहें कि ओवर थिंकिंग कहाँ से आई है तो पास्ट ट्रॉमा से या पास्ट पैटर्न से ज़्यादा आती है। ज़्यादा। अब बचपन में उसके शायद कुछ हुआ, कुछ चीज़ें हुई होंगी। अब जैसे मैंने बताया मेरी स्टोरी के स्कूल के बाद मेरा ऐसा हो गया था, तो अब जो लोग अभी बैठे हुए हैं उनकी ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, तो अब उनका हम क्या स्टेप्स करें। अब नाउ वी वेंट टू हाउ, हमने हमारा वाई निकल गया कि हमने क्यों कैसे होती है जी। अब हाउ टू क्योर ओवर थिंकिंग, उसको क्योर तो नहीं कर सकते, उसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कर सकते तो हाउ टू बैलेंस दैट? एक तरह का लाइफ स्किल सीख कर हम उसको अपने पैटर्न में, अपने बिहेवियर में डालें, और इफ ओवर थिंकिंग कम्स उसी वक्त अवेयर हो जाए और उसको हम चला सकते हैं। बहुत आसानी से बोलते हैं अपने उसको ब्रेक कीजिए उसको। बहुत स्मॉल स्टेप्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। जैसे ओवर थिंकिंग होती किसी चीज के फियर की वजह से, ठीक है ना, हमें फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, तो हम सोचते रहेंगे कि नहीं ये सिचुएशन में मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, शायद कोई मुझे फिर पसंद नहीं करेगा, है ना। फियर ऑफ फेलियर है, हमारे फियर्स हैं, उसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तो हमें ये प्रूव होगी बात, पहले मैं बात कर ली थी। जी। सो फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो ये करना, नेम योर इमोशन। ओके। ओवर थिंकिंग क्यों आई उसको नाम देना है। तो जैसे कि मतलब जैसे हमें ओवर थिंकिंग चल रही है, किसी पैटर्न में हम जा रहे हैं, तो वहीं रुके और सोचें इसका रूट क्या था। ओके, रूट ये था कि मुझे इस काम को करने में डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? मान लीजिए मुझे फेयर लग रहा है, अब इसमें जेलसी भी आ सकती है, इसमें एंगर भी आ सकता है, इसमें हैप्पीनेस तो नहीं आएगा। हैप्पीनेस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका तो उल्टा सारे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, नेगेटिव वाला है ना। ओवर थिंकिंग पैटर्न में मेरे सारे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। ओके, तो उसको फर्स्ट पहचाने, उसको पहचाने कि उस नेगेटिव इमोशन का रूट क्या था। रूट तो सिर्फ डर था, एक डर था कि मुझे ये काम करने के बाद शायद फेलियर मिलेगा। तो मैं उस डर से बचने के लिए इतनी सारे इमोशंस और ऐड करता गया, और मैंने उसको इस तरह का एक पैटर्न क्रिएट कर दिया और स्टेप ही नहीं लिया। सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग एंड एक्शन ओरिएंटेड तो फिर मैं रहा ही नहीं। सो दिस वे आई वाज डूइंग। तो जब मैं उस रूट पर पहुंचा और मैंने उसको नाम दिया कि ये तो डर है, ओके, मैंने पहचान लिया कि ये डर है, तो देन आई विल वर्क ऑन माई फियर। अब मैं अपने डर पे काम करूंगा इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड डूइंग नथिंग। तो मैं एक्शन ओरिएंटेड हो गया। उस डर पे मैंने सोचा कि अच्छा ये डर रियलिस्टिक है, नहीं इतना भी नहीं है, कुछ करूंगा तो शायद कुछ कम हो जाएगा। तो देन वो डर एक्सपोज हुआ और मैंने अपने डिसीजन पर आगे बढ़ा। तो यहाँ पर मेरा फिक्स्ड माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट की तरफ चला गया। ये छोटी सी कड़ी है जिससे हम स्टार्टिंग कर सकते हैं ओवरथिंक कम करने के लिए। जी। तो राहुल माइंडसेट पे अपने फिक्स माइंडसेट को एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट बनाने की प्रक्रिया बन रही है। हाँ जी, और फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। हाउ सिंपल इज इट? इट इज नॉट सिंपल, कहने के लिए बहुत सिंपल है, बट इफ हम इस पैटर्न को, इस प्रक्रिया को करेंगे तो 100% रिजल्ट आए हैं और लोगों ने काफ़ी इसमें अपने आप को करके सक्सेसफुल हुए हैं। एटलीस्ट इसको कंट्रोल तो किया ही है काफ़ी लोगों ने, मेरे साथ मिलकर किया। अच्छा। जी। और
कुछ और है टेक्निक्स जो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्लीज हम डिस्कस कीजिए, फिर मैं तो सेकंड है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को रीजनरेट कर लें। How? नर्वस सिस्टम एक पैटर्न में चला गया, अब उसको पता नहीं है कि वो किस रास्ते जा रहा है, तो उसको रीजनरेट करने के लिए 4-8 ब्रीदिंग टेक्निक हम लोग करते हैं, जो कि इंस्टेंट है। सो 4 टाइम्स 4 काउंट ऑफ 4 पर ब्रीद इन किया and अभी count- कराइए अभी। हाँ यस, जैसे 1 2 3 4 ब्रीद इन, अंदर काउंट ऑफ 8 पर मुंह से धीरे धीरे ब्रीदिंग छोड़ा। दिस विल इंस्टेंटली आपका ओवर थिंकिंग का चेन टूटेगा। दूसरा, टैप करिए अपनी बॉडी को, ऐसे सारी हल्के हल्के फिंगर टिप्स से टैप करिए। इससे क्या होता है? इससे हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो प्लीज इलैबोरेट द हाउ व्हाट इज वेगस नर्व, और थोड़ा सा इलैबोरेट जो कोई भी समझ पाए। सी वेगस नर्व एक आजकल टर्म काफी यूज हो रहा है, ये हमारा गट ब्रेन है, सिंपल एज दैट। जो हमारा गट है उस वहां पर हमारा जो एक ब्रेन है वो हमारा नर्वस सिस्टम लेकर दैट ब्रेन, गट ब्रेन, हाँ। तो वेगस नर्व उसका इंस्ट्रक्शन सारा लेकर ब्रेन को देता है एंड देन ब्रेन वर्क्स। तो जब हम कहते हैं ना पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस, तो वो ये वेगस नर्व एक्टिवेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस वो होता है जिसमें आदमी शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, जिसके अंदर जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जब आदमी रिलैक्स हो जाता है। तो वो ये टर्म्स इनके अनुसार बनी हुई है, डिक्शनरी नहीं जरूरत है, यहाँ पर हम समझा देंगे। जी जी। और फिर एक और बहुत सिंपल सी मेथड है कि आइस कोल्ड वाटर से अपने आप को अपने मुंह पर ऐसे पानी के छपके मारिए, ओवर थिंकिंग बहुत जल्दी आपकी टूट जाएगी। मतलब सब्सक्राइब करना बंद कर देंगे, बोले सर्दी पड़ रही है मगर स्टिल जोक्स अपार्ट। नहीं, इफ एक्यूट थिंकिंग है तो ये बहुत जल्दी काम करेगा। और थोड़ा सा पानी लेकर आप अपने चेहरे पर मारिए, ये सिर्फ हाथ ही उसमें डिप करिए। अच्छा, तो उससे भी काफी इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है। एनी अदर और टिप्स मैम इसके अंदर कुछ और टिप्स हैं? हाँ, अब हम चलेंगे माइंडफुलनेस की तरफ, ठीक है ना। तो ये तो छोटी छोटी टेक्निक्स है जो इंस्टेंटली आपको रिलीफ दे देंगे। लेट्स एम्बार्क दिस। मैं इसको एम्बार्क करता हूँ, मुझे लगता है इनकी अटेंशन ज़्यादा चाहिए इन लोग इन चीज़ों पे। जी, हमने भी डिस्कस किया कि अवेयरनेस, जी, फर्स्ट नेम योर इमोशन। व्हेन यू नेम योर इमोशन, आप उससे लड़ने की क्षमता पैदा कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। जब आप लड़ने की क्षमता पैदा कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप सही करने की राह पे चल दोगे। बिल्कुल। तो आपकी चीजें बेटर होने लग जाएंगी। तो फर्स्ट जो हमने सीखा इसमें अवेयरनेस, फर्स्ट अवेयरनेस। अब इसमें एक चीज है मैम, अवेयरनेस के लिए एक लॉ है ना, न्यूटन का लॉ। जी जी। कोई भी चीज रखी है तो रखी रहेगी, कोई भी चीज चल रही है तो मूव करती रहेगी। जी जी। लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। जब तक उस पर एक्सटर्नल प्रेशर ना पड़े। एब्सोल्युटली। तो इस तरीके से हम सोच रहे हैं, इस तरीके से हमारा पैटर्न चल रहा है, तो कैसे हम अवेयरनेस ले आए उसके अंदर? कौन, कोई एक्सटर्नल पार्टी लेके आएगा, हम लेके आएंगे, उसको कैसे लेके आए? क्योंकि आपने बहुत सिंपल वे में बोल दिया, अब लेट्स हैव द अवेयरनेस, बट हाउ? यस, अब मैं उस पर आती हूँ। अवेयरनेस लाने के लिए आपके जो थॉट्स चल रहे हैं उस वक्त, एक शीट लीजिए, एक पेपर शीट लीजिए, उस पर उसको बिल्कुल रियलिस्टिक वे में लिखना। एक मुझे मींस मतलब एक्सेस तो को करनी पड़ेगी। जी जी। मतलब आपको ये पैटर्न्स और लिखना है तो पड़ेगा। प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि जैसे ही आप ओवर थिंकिंग में स्ट्रेस्ड आउट होंगे तो आपको लगेगा ये खत्म हो, ये रुके। बिकॉज आप कंटिन्यूसली एक चीज में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते ना। स्ट्रेस की फीलिंग आनी शुरू होगी, तब आप सोल्यूशन की तरफ सोचेंगे कि कैसे खत्म हो। सो एक और चीज़ है जो हमें करनी चाहिए और बहुत ही सिंपल है कि अपने दिमाग के ओवर थिंकिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसे ये कहना चाहिए कि यू रिलैक्स, आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल एक्शन, और उससे कुछ नहीं होगा, सो लेट मी डू द एक्शन। बस एक वन स्टेटमेंट है, इतना सा स्टेटमेंट बोलते ही जो वो अपनी सेफ्टी के लिए इतना कंसर्न होकर एमिगडाला वर्क कर रहा था, वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा और देन यू कैन परफॉर्म योर एक्शन। एक छोटा डिसीजन लेते ही आपको बड़े डिसीजन लेने की हिम्मत आ जाएगी। क्या बात है, उसको दोबारा बोल रहे जी। एक छोटा डिसीजन लेने से ही आपको बड़े डिसीजन लेने की पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो लेने तो शुरू करो। यस, वन स्टेप एट अ टाइम। एक छोटा सा डिसीजन लीजिए और फिर आप अपने आप समझेंगे कि ये ठीक हो गया तो आगे भी सब ठीक ही होगा। वन स्टेप एट अ टाइम। एक डिसीजन आपके छोटे कंकड़ आपके पहाड़ को बदल देगा।
वो पार्ट का रूप ले लेगा। बट Absolutely. टेक स्टेप्स, ये बाय द काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो हमने आपने बताई है, उनको एक्सरसाइज कर करके जी ये नहीं सकता कि जो आप सुन रहे हो कि एक दिन में आ जाएगा। इट takes रिक्वायर्स time, रिपीटिशन। हाँ, बहुत मतलब रिलीजियसली यदि किया जाए तो विद इन अ मंथ आपको उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। एक महीने में पाए ओवर थिंकिंग का और 5-5 मिनट में वीडियोस में आता है, जी, जी, 5 जी। मिनट में पाए ओवर थिंकिंग का इलाज, जो कि वो है नहीं। नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ इट्स अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। Exactly. जितना आप करते जाएंगे और आप अपने पैटर्न्स को समझते जाएंगे, अवेयर होते जाएंगे, उतना ही इजी आपके लिए ये हो जाए। तो ये नूडल्स नहीं है, ये 1 मिनट नूडल नहीं है। ये है ओवर थिंकिंग, ये माइंड जो इंटेंजिबल है, जिसका कोई मापदंड नहीं है। पर ये बिरयानी है, अच्छा। जितनी आप प्रैक्टिस करके मेहनत से इसको क्रिएट हाँ। करेंगे उतना रिजल्ट अच्छा एग्जैक्टली। जी। ठीक है, हम लेट्स अब आगे आते हैं, उसमें और क्या प्रैक्टिस है जिससे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, सब आजकल एक माइंडफुलनेस के ऊपर हम लोग काफ़ी बात करते हैं, और माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी इसमें वर्क कर रही हैं ओवर थिंकिंग में। सो आई वांट कि थोड़ा सा मैं इसको यहाँ बिल्कुल, पर मैं थोड़ा add बिल्कुल कर ज़्यादा लूँ। बताइए। हाँ, माइंडफुलनेस है कि प्रेजेंट मोमेंट के साथ हमें नॉन जजमेंटली जीना है। प्रेजेंट मोमेंट, अब बोलेंगे प्रेजेंट मोमेंट भी रहो, नॉन जजमेंट भी जियो। दोनों काम करने। हाँ, ये डिफिकल्ट साउंड करता है, बट पर ये easy बहुत इजी है। हाँ। इजी इसलिए है कि इसके लिए हम कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स और वो उस पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। माइंडफुलनेस इजी इसलिए है कि ये हमें पास्ट से डिटैच करेगा और फ्यूचर की वरी को हम जो हम फ्यूचर के लिए वरी करते रहते हैं उससे अलग करेगा। ओके। तो बीच में जब हम रह जाएंगे, बस यही एक पल है वाली सिचुएशन में। कोई डायलॉग बोल रहे थे, बताओ अगर आता है तो प्लीज। ये एक शायद एक गाने की लाइन थी, Please बताइए। जो भी है बस यही एक पल है। अच्छा, मुझे लगा पूरा गाना गाओ गया। नहीं। जो भी है बस यही एक पल है। हाँ, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, पूरा तो आता है मैं आपको। जो भी है बस यही एक पल है। दिस इज माइंडफुलनेस। देखिए कितने सालों पहले किसी गाने में इसको यूज कर लिया था, जो आज हम जानते हैं कि यस माइंडफुलनेस क्या है। तो इस पल में ही जीना है। देन यू विल फील कि इस पल का यदि हमने प्रोडक्टिविटी ले लिया पूरा, तो आपका फ्यूचर सॉल्व है, फ्यूचर प्रॉब्लम सारी सॉल्व है। पास्ट जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, उसके ऊपर सोचने से हमारा कोई फायदा नहीं। फ्यूचर जिसका हमें पता नहीं है, तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में सिर्फ ये मोमेंट है राइट नाउ, और इसको हम सोच कर खराब कर रहे हैं। ये बड़ा ही अनमोल है। कई बार बड़ा वो लगता है, बड़ी वैसी फीलिंग, होपलेस फीलिंग आती है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस। वी ऑल आर डूइंग, आई एम नॉट सेइंग कि कोई कर रहा है, हम सब कर रहे हैं। सो इस पर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। माइंडफुलनेस की कुछ स्टेप्स, मतलब जो कुछ लिटिल स्टेप जिससे जो लोग सुन रहे हैं वो अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को उतार के। माइंडफुलनेस का हिंदी मतलब क्या है? मतलब वर्तमान में जीना, बस जो आपने डायलॉग बोला वही है। पीछे छोड़ा, आगे का छोड़ा, यहाँ रहे, बस यही, बस जहाँ है वही है, बस वहीं रह रहे हैं। और उसमें प्रोडक्टिविटी लानी है। उस मोमेंट को जज नहीं करना कि ये तो कुछ ऐसा है, इसमें तो मैं ये नहीं कर सकता। एनीवेज वी हैव टू वर्क इन दिस मोमेंट ओनली। आपने पहले एक लाइन बोल दी कि माइंडफुलनेस इज अ नॉन जजमेंट मेंटल पीरियड इन प्रेजेंट। हाँ, यस। तो उसी पर फोकस करते हैं और उसके छोटे छोटे टेक्निक्स हैं। सबसे इजी टेक्निक्स है 5 4 3 2 1 टेक्निक। क्या होती है? जब हाँ जी, मैं उस पर आगे आ रही हूँ। जैसे आप अचानक ओवर थिंकिंग के पैटर्न में हैं और आपने रियलाइज़ किया कि मुझे इसको ब्रेक करना है, तो आप जहाँ पर बैठे वहीं पर बैठे बैठे 5 ऐसी चीज़ें उस रूम में आप देखेंगे जो भी है। 5 थिंग्स यार, जैसे यहाँ पर है ये वास रखा हुआ है, लैंप है, बुक्स हैं, तो ऐसे ये वाटर बॉटल्स हैं। तो मैं ऐसी 5 चीज़ें देखूंगी, फिर मैं 4 चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं फील करूंगी। जैसे ये रफ स्पेस है, ये मेरे कपड़ा बड़ा सॉफ्ट है, ये वार्म है। सो आई विल फील विद माई हैंड्स कि 4 ऐसी कोई चीज़ें मैं यहाँ पर फील कर लूँ। 3 ऐसे कोई साउंड्स जो मैं सुनूं इस एरिया में जहाँ पर मैं बैठी हूँ, यहाँ पर 3 साउंड्स कोई मैं सुनूंगी। वाओ, ठीक है। फिर 2 कोई ऐसी चीज़ें जो मैं स्मेल करूँ। कोई भी खुशबू, कोई भी जो इस माहौल में है, इस एनवायरनमेंट में। और 1 ऐसी चीज़ जो मैं टेस्ट करूँ उसी मोमेंट में। We touch all senses. Yes, 5 सेंसेस का हम यूज़ करेंगे तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। वाओ।
तो जो अब आप कहेंगे कि उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या टेस्ट करूँगा, आप पानी भी पिएंगे एक एक घूंट करके और उसको भी सोचेंगे अच्छा आज पानी का टेस्ट ऐसा है। सो यू विल बिकम माइंडफुलनेस। वाह, तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं, इनको बस रिपीटिशन मोड पे किया जाए जी 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 तो हम कितने लाइफ में कितना चेंजेस आ जाएगा। मान के चलो एक ओवर थिंकिंग वाला पर्सन है, लेट्स से एक पर्सन है वो जो एंग्जाइटी में बैठा है, अचानक एंग्जाइटी ब्रेक करनी है उसको, तो वो ये ग्राउंडिंग टेक्निक करेगा और फौरन उसकी एंग्जाइटी ब्रेक होगी। बट बाय द रिपीटिशन, रिपीटेशन है कह लीजिए, या ये एक कहते हैं ना छोटी सी पिल है। जब आप एंग्शियस हो गए, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं, आप फौरन इसको कर लीजिए, वो एक छोटी आपको थोड़ी रिलैक्सेशन। जरूरी नहीं कि आपको एक बार में पूरा 100% मिल जाए, बट एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग हो जाएगी, एक वो ब्रेक हो जाएगा, एंग्जाइटी साइकिल ब्रेक होगा और उसकी वजह से फिर आपको थोड़ा सा आराम आएगा। एग्जैक्टली। तो आप फिर से अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। तो हमने पूरी अभी जर्नी समझी अबाउट ओवर थिंकिंग। जी जी। कोई आपको कोई स्पेशल केस ऐसा हुआ जिसके ओवर थिंकिंग बहुत हाइपर हो और बड़ा तरंगी केस, ऐसा कुछ कोई केस आपके पास स्टोरी है? ओवर थिंकिंग एक बेसिक बिहेवियर पैटर्न है, ये बिहेवियर नहीं था, ये बहुत अच्छा सेफ्टी रिस्पॉन्ड था हमारी ब्रेन का और पॉजिटिव था। पर धीरे धीरे इसको हमने एंग्जाइटी में कन्वर्ट किया, और एंग्जाइटी जब बहुत ज़्यादा वो हो जाती है तो या तो ट्रॉमा में बदल जाती है या फिर वो नहीं, आपको मैं पूछ रहा कोई केस, ऐसा कोई केस आपके? मैं आ रही हूँ। अच्छा। और फिर वो ओसीडी में बदलती है। ओके। तो ओसीडी के बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। अच्छा। जिसको हम कहते हैं कि हाथ धोना, वो ओसीडी नहीं, इंट्रूसिव थॉट पैटर्न। वही एक ही थॉट कंटिन्यूसली घूमता रहता है और उसी को हम ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। एक ही थॉट के लूप में आप चल रहे हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उससे ओसीडी तक पहुंच गया। हाँ, वो आप किसी ने आपको कुछ ऐसे कह दिया, उसने सोचा भी नहीं होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, पर आपने पूरे दिन उस थॉट को रिवाइंड करते कि ऐसे कैसे कह सकता है कोई मेरे लिए, मैं ऐसे तो नहीं हूँ, एंड ऑल दिस। सो ये इस तरह के केसेस बहुत आते हैं, और जब हमको उनका ये पैटर्न ब्रेक करना होता है और उन्हें बताना होता है कि सिंपल थॉट था, आपने उसको लेके फीलिंग से इमोशन बना दिया और इमोशन बनते ही अब वो आपको टॉर्चर कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें यदि कंप्राइजिंगली देखी जाए तो बेस सिर्फ हमारा अपना एक थिंकिंग पैटर्न है जिसको हमें ब्रेक करना होता है, और बहुत सारे फैक्टर्स उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। इट्स नॉट इजी, जैसे हम कह दें कि ये सब बहुत आसान है। तो वो सारे फैक्टर्स को यदि हम नोटिस कर लें, अवेयर हो जाए, तो माइट बी थिंग्स हमारे कंट्रोल में। मैं तो मैम ने माइट कहा है, मैं तो कहूँगा 100%, 1000% होगा ही होगा, अगर रिलीजियसली लगातार रिपीटिशन से हम जो बातें बताई गई हैं लगातार करते रहेंगे और रुकेंगे नहीं, और 1000% रिजल्ट आएगा। जी जी, बिल्कुल, क्योंकि हम उस पर लगे पड़े। एब्सोल्यूट कंसिस्टेंट एफर्ट कहीं भी डाले जाएंगे तो वो सक्सेसफुल होंगे, वो फूल खिलाएंगे जी, और वो मेंटेन करेंगे। एब्सोल्यूट। तो हमने मैम बातें की कैसे ओवर थिंकिंग होती है, क्यों होती है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हमने बातें की माइंडफुलनेस की, व्हाट इट्स माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस वर्तमान में रहने का जरिया है जी। और हमने बातें की कैसे माइंडफुलनेस के ओवर थिंकिंग अगर बढ़ती है तो आपकी ओसीडी में कन्वर्ट हो जाती है। जिसने ओसीडी की बारे में जानकारी चाहिए, हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है, एक पॉडकास्ट मैम का है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो वी हैव डन द जर्नी। ओवर थिंकिंग से हजारों बीमारियां, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉस ऑफ एक्शन, लॉस ऑफ मनी, ऑल्सो रिलेशनशिप, एब्सोल्युटली, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीजें जो हमारी रुक जाती हैं जस्ट अ सिंपल ओवर थिंकिंग। तो हमने समराइज यही किया कि ये आपकी लाइफ के सारे पंच तत्वों, सारे तत्वों खराब कर देती है जी। हमने एक ट्रिक ली मैम से, जिसमें सेंसेस का इस्तेमाल करके हम माइंडफुलनेस मा सकते हैं जी। स्मेल करें, सामान को देखें, 3 चीज़ें जो आपको कहते हैं टच फील करें, 2 चीज़ें आप सुने और लास्ट में टेस्ट करें। तो इन सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिए, मेंटेन कीजिए। और मैम लास्ट में आई वांट टू नो व्हाट इज योर विजन। आपकी अब शुभम मैम का विजन क्या है, क्या आप सोसाइटी को देना चाहते हो अभी? सोसाइटी को मेरा कंट्रीब्यूशन यही है कि मैं हर उस इंसान तक पहुंच पाऊं जिसे मेरी ज़रूरत है जो अपनी लाइफ में थोड़े से भी चेंजेस करना चाहता है। सो आई वांट कि सब खुश रहें, सब अपने माइंडसेट को परफेक्ट करके ग्रोथ की तरफ जाएं। वाह, तो ज़रूर जाएंगी मैम इन चीज़ों के लिए, और आपको
अगर कुछ माइंड के बारे में जानना है इस चैनल पर आइए, सीखिए, मैम से जुड़िए। आपका क्लिनिक का नेम प्लीज डिस्कस कीजिए, आपका क्लिनिक। जी, मेरा क्लिनिक SDM है, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में। ओके, तो आइए विजिट कीजिए। हम हमारी एक मुहिम है, हमारी मुहिम नहीं, हमारी जिद है कि हमें साइकोलॉजी को और योगा को और माइंडफुलनेस माइंडसेट के बारे में बहुत बोलबाल करना है, भर भर के बातें करनी है इसकी। तो जिसको भी जानना हो, यहाँ से चीज़ समझनी हो माइंड के बारे में, आइए देखिए, समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करेंगे तभी लाइफ में कुछ हो पाएगा, वरना ये सारा ज्ञान पड़ा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस शो, वॉचिंग दिस शो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू राहुल फॉर गिविंग दिस calling me. ए वंडरफुल लर्निंग, जो लोग सीखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।